नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार के पाला पलटने की खबरें काफी समय से चल रही हैं। कभी नीतीश कुमार मौन हो जाते हैं तो फिर हंगामा हो जाता है और अब नीतीश कुमार ने मोदी को झटका दे ही दिया है। जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस संबंध में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. बीरेन ने मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन को एक आधिकारिक पत्र सौंप दिया है। मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायक थे, जिनमें से 5 हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीते 2 सालों से अशांत चल रहे मणिपुर में नीतीश का साथ छोड़ना मोदी के लिए झटका सा है और मोदी पर कांग्रेस और विपक्ष पर फिर हावी होगा। यानी नीतीश कुमार ने मोदी को घेरने के लिए मौका दे दिया है। बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में इसी साल चुनाव हैं और नीतीश का ये कदम बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की रणनीति की तरह भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर नीतीश ने मोदी को फंसा तो दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलितों का क्या रुख रहेगा, उनके पसंदीदा नेता कौन है, मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल, इसको लेकर सर्वे किया गया है। नैकडोर और टीसीएम का साझा सर्वे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हुआ। कुल 70 महिला वॉलंटियर्स ने इस सर्वे को अंजाम दिया। सर्वेक्षण का सैंपल साइज 6256 है। इसमें 3865 पुरुष और 2574 महिलाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में यह दिखाता है कि दलित इंडिया गठबंधन की ओर झुकाव रखते हैं। 52% दलितों ने माना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आप और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया। 46% दलित वोटरों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात मानी। दलित महिलाओं में 53% वोटर मानती हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को वोट किया था। 45% महिला दलित वोटरों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। 39% दलित वोटर इंडिया गठबंधन को अपना हितैषी मानते हैं तो 25% दलित वोटर एनडीए को। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले दलितों के बीच कांग्रेस का रुझान और समर्थन बढ़ा है। बीते विधानसभा चुनाव में 11% दलितों ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही, जबकि 5 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 21% दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही। महिलाओं में ये झुकाव विगत विधानसभा चुनाव में 9% से बढ़कर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 19% होता दिख रहा है। बता दें, पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, उससे दलित वोट बैंक उनकी तरफ खिसक रहा है। राहुल गांधी लगातार आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाते रहे हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिखा था, जब बीजेपी खिसक कर 240 सीटों पर आ गई थी, बहुमत नहीं पा पाई थी। सर्वे के मुताबिक दलितों में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटने के बावजूद शीर्ष पर है। 53% मतदाताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात मानी है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में 9% कम है, यानी 44% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात मानी। महिलाओं में 8% समर्थन घटा दिखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 55% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में 47% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रही हैं। सर्वे में दलित वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर 1% घटता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी को वोट करने की बात 33% दलित वोटरों ने मानी है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में 32% दलित वोटर बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं। महिलाओं के बीच विगत विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोटों में 2% की गिरावट आई है। दिल्ली चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में 38% दलित वोटर कांग्रेस को ऐसी पार्टी मानते हैं जो समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए ऐसा सोचने वाले 33% हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा सोचने वाले 18%। महिला वोटरों को समस्याएं हल करने का भरोसा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर है। बीजेपी के लिए 33% और कांग्रेस के लिए 30% महिलाएं ऐसा कहती नजर आईं। आप के लिए 26% महिलाओं ने कहा कि समस्याएं हल करने का भरोसा उन्हें आप पर है। दिल्ली के दलित वोटरों में राष्ट्रीय स्तर पर पसंद के नेता नरेंद्र मोदी हैं। सर्वेक्षण में 38% दलित वोटरों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता माना है। दिल्ली के दलित वोटरों में राहुल गांधी 33% समर्थन लेकर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता बने हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए इसलिए सुखद है क्योंकि कांग्रेस का कोई सांसद या विधायक दिल्ली से नहीं है। दिल्ली के दलित वोटरों में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता मानने वाले 18% दलित वोटर हैं, जबकि मायावती के लिए ये समर्थन 3% दिखता है। दिल्ली में किए गए सर्वे में दलित महिलाओं के बीच राहुल गांधी ने पसंदीदा नेता के तौर पर लीड ले ली है।
33% दलित महिलाएं राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता मानती हैं तो 31% नरेंद्र मोदी को, 30% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय पसंदीदा नेता मानती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को तगड़ी फटकार लगाई है और जुर्माना भी लगा दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी पर एक रियलिटी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मंगलवार को ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद यादव की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकों को परेशान न किया जाए, जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश भेजने की जरूरत है। जस्टिस यादव ने कहा कि यह समय आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून अपने हाथ में लेना और नागरिकों को परेशान करना बंद कर दें। बता दें, डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति खरीदार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर राकेश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। जस्टिस यादव ने अपने फैसले में कहा कि जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी नहीं बनता है। इस केस में भी हाईकोर्ट ने कहा कि डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ शिकायतकर्ता के साथ साथ ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण है और जुर्माना लगाने की मांग करती है। जस्टिस यादव ने कहा कि मैं ईडी को नसीहत देने के लिए जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें कानून के दायरे के भीतर काम करना चाहिए और वे बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्र से 7 मांगे रखी। उन्होंने मिडिल क्लास को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें टैक्स टेररिज्म से पीड़ित बताया। केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर नोट बैंक और वोट बैंक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मध्य वर्ग को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के लिए बड़े उद्योगपति नोट बैंक हैं और बाकी लोग वोट बैंक हैं। मध्य वर्ग ऐसा वर्ग है जो पिस कर रह गया है। मध्य वर्ग को राहत देने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी और अगले बजट में इन्हें शामिल किए जाने की अपील की। केजरीवाल की 7 मांगों में शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, स्वास्थ्य का बजट भी 10% तक बढ़ाया जाए, इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए, जरूरी चीजों पर लगने वाली जीएसटी खत्म की जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं बनाई जाए और देश के सभी अस्पतालों में उनका इलाज निःशुल्क किया जाए। पहले बुजुर्गों को रेलवे के किराए में 50% छूट मिलती थी, उसे बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सीएजी की कथित रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी इस आधार पर बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और उस समय उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। माकन ने कहा कि आज सीएजी की 14 रिपोर्टें हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट स्वास्थ्य से जुड़ी है जिसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया 382 करोड़ रुपए का घोटाला है। कांग्रेस के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में केवल 3 अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं, इनमें एक का एक्सटेंशन है और इनकी शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी। इन हॉस्पिटल को बनने में समय तो ज्यादा लगा ही, बल्कि जितने का टेंडर था उससे ज्यादा पैसे खर्च हुए। इंदिरा गांधी अस्पताल बनाने में 314 करोड़ रुपए, बुराड़ी हॉस्पिटल बनाने में 41 करोड़ रुपए और मौलाना आजाद हॉस्पिटल बनाने में 26 करोड़ रुपए फालतू में खर्च किए गए। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने बुधवार को प्रयागराज में लगे कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्री थे। इससे पहले योगी सरकार ने कुंभ में कैबिनेट और विधानमंडल की विशेष बैठक आयोजित की थी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां राजनीति की जाए और राजनीतिक फैसले लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कुंभ के स्थान पर कैबिनेट की बैठक करना राजनीतिक मामला है और वो राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। बता दें, पीएम मोदी भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे और 5 फरवरी को ही दिल्ली में वोटिंग है। ट्रंप मंगलवार को वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में उद्घाटन प्रार्थना सेवा के लिए पहुंचे। उद्घाटन प्रार्थना सेवा के दौरान कैथेड्रल की एक बिशप ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही उनकी कमियां निकाल दी।
उन्होंने ट्रंप से देश में समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर बच्चों पर दया दिखाने की अपील की। बिशप मरियन एडिगर बडे ने यह अपील राष्ट्रपति ट्रंप की नई नीतियों को लेकर की, जिसमें अमेरिका से जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने और देश में केवल 2 लिंगों को मान्यता देना शामिल है। इस दौरान उद्घाटन प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उषा वेंस भी मौजूद थी। बिशप ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप हमारे देश के उन लोगों को दया दिखाएं जो इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और स्वतंत्र परिवारों में कई बच्चे हैं जो समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर डरते हैं। इसके अलावा बिशप ने अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों को भी बचाव करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे में महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो अपराधी नहीं हैं। बिशप ने कहा कि जो लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे दफ्तरों में सफाई करते हैं, पोल्ट्री फार्मों और मीट पैकिंग प्लांट में काम करते हैं, रेस्तरां में हमारे खाने के बाद बर्तन धोते हैं या अस्पतालों में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो शायद इस देश के नागरिक ना हो या उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, लेकिन अधिकांश प्रवासी अपराधी नहीं है। कैथेड्रल की बिशप ने बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों को करदाता और अच्छा पड़ोसी बताया। हालांकि जब ट्रंप से इसको लेकर सवाल बाहर पूछा गया तो ट्रंप ने कहा यह बहुत रोमांचक नहीं था। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी सेवा थी, वो मुझसे बेहतर कर सकते थे। बिशप मैरियन एडिगर बुडे की भारत में भी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक लीडर्स ऐसे होने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया है कि अमेरिका केवल 2 जेंडर्स को मान्यता देता है, पुरुष और महिला। और अब प्रवासियों के खिलाफ उनके कठोर फैसले के बाद बिशप मैरियन एडिगर बुडे ने फांसीवाद की सामने आलोचना की और सत्ता के सामने विनम्रता और दृढ़ता से सच बोला। इसके बाद उन्होंने ब्रेवो लिखा है। बाकी लोग भी बिशप की तारीफ कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।